हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो आपका एग्जामिनेशन है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग आपका प्री जो है वो कब होने वाला है, सितंबर में, एंड मीन्स जो है आपका वो होने वाला है दिसंबर में। ना अब यहाँ पे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके कि किस तरह से एग्ज़ाम को डील करना है, कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, और जो भी, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप रिपीटर हो, बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवाल को इसी वीडियो में हम लोग डील करेंगे, इस लेक्चर में डील करेंगे। और आपके जो भी जितने भी डाउट्स हैं, और यकीन मानिए अगर आप पूरे वीडियो को देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो चीज़ है, सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि इस एग्ज़ाम को डील कैसे करना है। क्वेश्चन कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, तैयारी शुरू कहाँ से करनी है, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हो और बिगनर होते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है और कहाँ से क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर करना है। सो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में भी है और बाकी जो एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं उनके दिमाग में भी है, तो वो कैसे इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। सो दिस लेक्चर इज़ कवर, ये लेक्चर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला है। सबसे पहला ये है कि कंप्लीट आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको मैं डिस्कस करूँगी। देन कंपैरिजन विद द यूपीएससी, क्योंकि अब यूपीएससी बीच में कहाँ से आया, अगर आप अवेयर हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी हद तक बदल गया है और ये भी एग्ज़ाम आपको यूपीएससी का पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, आप कौन सा रणनीति को अपनाओगे या जिसके बदौलत आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अरुणाचल स्पेसिफिक फोकस, अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर स्पेशल फोकस आपका कौन से एरिया पर रहना चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड देन कॉमन मिस्टेक एंड विनिंग अप्रोच, जो कॉमन मिस्टेक अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको सब सारी चीज़ समझ में आ गई। एंड इवन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत मल्टीपल टाइम से दे के आ रहे हैं बट वो अपना मिस्टेक एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो इस लेक्चर में उनको भी समझ में आ जाएगा कि उनको कौन से मिस्टेक के ऊपर अपना काम करना है। सो दिस लेक्चर इज़ फॉर द बिगनर्स, रिपीटर्स एंड सीरियस एस्पिरेंट। तो ये पूरा लेक्चर जो है वो जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम बहुत बार दे चुके हैं, एंड जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए होने वाला है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज APSC, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस जो आपका एग्ज़ाम है वो है क्या एक्चुअल में, ठीक है, क्या है इसमें, किस तरह से चीज़ों को समझना है। सो ये एग्ज़ाम जो है इसमें कौन कौन से चीज़ों को आपको, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अगर एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको पर्क्स एंड जो है एवेन्यू क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला यही है कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो आप अरुणाचल सिविल सर्विस APSC, या तो आप उसमें जाओगे, या अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस APPS में आप जाओगे, या फिर आपको एलाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलने वाला है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। देन नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस तरह के एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर हो रहे हो और आप अंधाधुंध तैयारी कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, कि इस एग्ज़ाम में आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें समझना है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, यू मस्ट अवेयर ऑफ द आर्टिकल मेंशन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा है एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स इंस्पायर्ड बाय द यूपीएससी। मैं बार बार यूपीएससी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इस एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो गया है और ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच करने की भी कोशिश कर रहा है। सो इट मीन्स अगर आप यूपीएससी के सिलेबस से नहीं अवेयर हो या यूपीएससी के बारे में आप आइडिया नहीं रखते हो तो ये एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। सो हम उस तरीके से भी चीज़ों को सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। एम्फेसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड एंड स्टेट नॉलेज। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, आपका दिमाग जो है वो किस तरह से प्रशासनिक चीज़ों को समझता है वो भी आपका नॉलेज होना चाहिए। एट द सेम टाइम स्टेट नॉलेज भी आपको होना चाहिए। आप जिस राज्य के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, अरुणाचल प्रदेश के लिए आप दे रहे हो तो आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 स्टेज ऑफ सिलेक्शन। और जो बिगनर है उनको बहुत आइडिया नहीं होता है कि एग्ज़ाम में जो है कौन कौन से स्टेज होते हैं, क्योंकि आप जब इनिशियली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको नहीं पता होता कि कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, कौन कौन से सिलेक्शन जो आपको फेजेज आने वाले। सो फर्स्ट फेज इज़ प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्री फेज़ होने वाला है। प्री फेज़ में आपको जनरली जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, MCQ क्वेश्चन होता है।
एंड देन इसको स्क्रीनिंग टेस्ट ही बोलते हैं। एंड ये किस तरह का नेचर, किस तरह का है इसका प्री का, तो प्री आपका जनरली क्वालिफाइंग नेचर का है। इट मीन्स कि इसमें अगर आप दो पेपर होंगे प्री में आपको, पहला जो होगा आपका वो जीएस का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर विल बी द जीएस पेपर। जीएस का पेपर होगा जिसको हम पेपर 1 भी बोलते हैं, सेम एज इट इज़ यूपीएससी में आपने सुना होगा GS1 होता है एंड CSET का पेपर होता है, GS1 होगा एंड दूसरा पेपर जो होगा वो CSET का होगा। अब इसमें आपको 100 क्वेश्चन होते हैं और जो CSET का क्वेश्चन होता है इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन होते हैं। एंड एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, दोनों में निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसका सिंपल अप्रोच यही है कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि इसमें कैसे जीएस के लिए क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए ये हमें पता होना चाहिए कि जीएस में आपको किस तरह के सवाल आते हैं, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। और सीसेट भी है, इट मीन्स आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, देन जो आपका लॉजिक रीजनिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होना चाहिए फॉर द सीसेट। बट ये याद रखना है कि इसका मार्क्स जो है, क्योंकि ये आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है, इट मीन्स कि इसका मार्क्स आपको फाइनल में जाके इंक्लूड नहीं होने वाला है। आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, चाहे आप टोटल मार्क्स लेके आ जाते हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं लेके आते हो बस क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये पेपर बस आपको क्वालिफाई करना है। और अगर बोला जाए तो ये आपका गेटवे है, ठीक है, गेटवे है, आपको ये दरवाज़ा है जिसको आपको पार करोगे तभी आप दूसरे वाले स्टेज में जाओगे। एंड दूसरा स्टेज जो है आपका वो है मेंस एग्जामिनेशन। अब ये जो है वो गेम चेंजिंग है, और गेम चेंजर इसलिए इसको माना जाता है, यहाँ से तो आपने क्वालिफाई कर लिया, और बट अगर यहाँ पे आप अच्छा नहीं कर पाते हो तो फिर आप फाइनल स्टेज में नहीं पहुँच पाओगे। तो मेंस पे आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंस में आपको क्या क्या चीज़ें करना है, तो मेंस में सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब डिटेल अप्रोच आपका होना चाहिए। जो हम लोग बात करते हैं ना 360 डिग्री, वो आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। देन रियल कंपटीशन बिगन हेयर, यहाँ से आपकी असली लड़ाई शुरू होगी, और जंग के लिए तैयारी जो है वो आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। प्री अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और अगर अगले स्टेप में जाना है तो ये इस वाले एरिया पे आपको एकदम पहले से ध्यान देना पड़ेगा। एंड मार्क्स डिसाइड द इंटरव्यू कॉल, आप जितना इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा कि आप इंटरव्यू कॉल के लिए आप जा सकते हो। एंड द लास्ट स्टेज इज इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दो जो आपका प्री वाला फेज होता है, मीन्स वाला फेज होता है, उसकी तैयारी नहीं करते एंड दे डायरेक्टली जंप ऑन द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। वो पहले से तैयारी करने लगते हैं कि मुझे इस तरह के माहौल में जाके से करना है, ठीक है। सो हमें एक सीक्वेंस में चीज़ों को लेकर चलना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है। तो जब आप प्री क्वालिफाई करते हो, मीन्स करते हो, देन कम टू द इंटरव्यू, जिसके लिए आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। सो इंटरव्यू में आपका टेस्ट जो है वो किस चीज़ का होता है, आपके एटीट्यूड का होता है, आपके बिहेवियर का होता है, आपके पर्सनैलिटी का होता है, आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हो, आप कितने अवेयर हो, आप कितने जागरूक हो किसी भी टॉपिक को लेकर। देन योर लीडरशिप, इन लीडरशिप, क्योंकि आप जब सर्विस में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप एक वहाँ पे लीडरशिप अपना प्रोवाइड करने वाले हो। सो इफ़ यू डू नॉट हैव द क्लैरिटी तो आप वहाँ पे कैसे चीज़ों को टैकल करोगे। देन स्टेट ओरिएंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट। अब क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, अरुणाचल प्रदेश का एग्जामिनेशन है, तो अगर आपको अपने स्टेट के बारे में नहीं पता है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द स्टेट फैक्ट्स एंड नॉलेज, इसके अलावा अगर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट नहीं है, आपका दिमाग जो उस तरह से चीज़ों को नहीं सोचता है, तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। सो ये एकदम प्रैक्टिकल वाला जो आपका सबसे फाइनल फेज़ है, वो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जहाँ पे आप चीज़ों को जो अनुभव करते हो, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे चेक किया जाएगा कहाँ पे, इंटरव्यू में, ठीक है। सो दिस इज़ द 3 स्टेज। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा प्री में कैसे रहता है। मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपको, जिसमें आपको पढ़ के जाना है। एंड देन मीन्स होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, मतलब इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट इंटरव्यू, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप कैसे चीज़ों को सोचते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, दैट विल चेक इन द मेंस वाला चीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ों में क्या है, जस्ट वेट। नाउ क्वेश्चन अबाउट द एग्जाम पैटर्न।
एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न देखा जाए तो पेपर स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, आपको पेपर किस तरह से प्रिपेयर करना है, नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसमें जो आपको जनरल स्टडीज़ होने वाला है, जो कि प्री में होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 100 से 150, और ये नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि किस बार आपको किस तरह से चीज़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आता है तो आपको आइडिया लग जाएगा, फेयर इनफ। ईच क्वेश्चन टेस्ट, अब जो आपको 100 सवाल होंगे, इफ़ 100 क्वेश्चन विल आस्क, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों से इंटरलिंक करके, रिलेट करके समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश का एग्ज़ाम का अगर तैयारी आप कर रहे हो तो उसको आपको एज ए यूपीएससी भी ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें आपको यूपीएससी माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सवाल जो आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है एंड अवेयरनेस बेस्ड होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इफ़ क्वेश्चन केम कि अगर आपको पूछा जाता है, कोई साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है या कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, तो हिस्ट्री में अब ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा बैटल कौन सी ईयर में हुआ था, ठीक है। अब अगर मान लो आपको पानीपत का क्वेश्चन आता है, बैटल ऑफ पानीपत का सवाल आपको पूछा जाएगा, सो दे विल आस्क कि पानीपत वाला बैटल जो है वो पानीपत में क्यों हुआ था। मे बी दिस क्वेश्चन इज मेंस में भी आ सकता था, बट इसको प्री में भी इस तरह से आपको उसके जो लॉजिकल अप्रोच है, जो आपको सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पे एम्फेसिस किया जा सकता है, ठीक है। और एप्लीकेशन बेस्ड, किसी भी चीज़ों को जब आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड अवेयरनेस, आप कितने जागरूक हो किसी चीज़ को लेकर। अगर मान लो करेंटली कोई भी लॉ आता है, कोई भी एक्ट आता है, तो उससे सवाल आपको प्री में पूछा जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा नियम कानून आया, इवन अगर अरुणाचल में कोई कोई रिफॉर्म लेके आते स्टेट गवर्नमेंट, तो आप अवेयर नहीं हो, तो फिर आपके वहाँ पे सवाल नहीं बनेगा। सो प्री में आपको या मेंस में भी लेके चलो, आपको कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन और अवेयरनेस तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है। देन नेचर ऑफ द क्वेश्चन, सो अगेन वही मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड लेस फैक्चुअल देन एसएससी टाइप। जो एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ अपने अप्रोच को आप बदल लो, बिकॉज यहाँ पे आपको एसएससी वन लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। एंड देन सिमिलर टू द यूपीएससी लेवल, यूपीएससी का लेवल आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को अब मिलेगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है, और कंपटीशन को अगर आपको कम करना है या फिर आपको भीड़ को ख़त्म करना, क्राउड को एलिमिनेट करना है, सो दैट्स वाई दे आर जस्ट अपग्रेडिंग देयर लेवल एवरी ईयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से आपको कवर करने हैं, सो सब्जेक्ट विल बी द हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश को आप इन सारी चीज़ों से जोड़ दो, इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री इन सेंस एंशंट में कुछ वहाँ पे कोई आपको कोई साइट मिला है स्टोन एज का, मिला तो आपको पता होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे, तो उसको आप छोड़ दो। फिर अगर आप देखोगे, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली आपको अरुणाचल प्रदेश का पता होना चाहिए कि नेशनल मूवमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। पॉलिटी आपको वहाँ का पता होना चाहिए, किस तरह से वर्क करता है। जोग्राफी में आपको स्टेट स्पेसिफिक जोग्राफी पता होना चाहिए, वहाँ का रिवर सिस्टम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, एंड ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ अरुणाचल। देन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, अरुणाचल प्रदेश। नाउ अरुणाचल प्रदेश एक इसमें एक एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो ऐड किया गया, स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो उसको आप लिंक करते जाओगे, करंट अफेयर से लिंक करोगे कि आपको कौन कौन से जो इवेंट है, इंसिडेंट, कौन कौन सी चीज़ें अभी हुआ है वहाँ पे। देन अरुणाचल प्रदेश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरलिंक करोगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कोई अगर मान लो वहाँ पे कोई इनिशिएटिव लिया गया, किसी कोई स्कीम लेके आया गया साइंस को प्रमोट करने के लिए, तो उसको देखोगे। देन इन्वायरमेंट और अरुणाचल प्रदेश का क्या रिलेशन है, इन्वायरमेंटली वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है। इकोनॉमी में भी अगर आप तो देखोगे तो बजट अगर वहाँ पे आ रहा है, स्टेट में जो बजट आया है, एंड एट द सेम टाइम सेंटर में जो बजट आया है, उन सारी चीज़ों को इंटरलिंक करोगे। सो दिस विल बी योर कोर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, सब्जेक्ट आपको ये सारी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट एपी पीएससी, ठीक है, प्रीलिम्स एक्चुअली टेस्ट, जो प्री का पेपर होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं या फिर एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देते हैं, बट उस टाइम तक हमें पता नहीं होता है कि प्री के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या क्या हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए प्री को लेके खासकर। क्योंकि प्री अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। सो दिस विल बी योर गेटवे, ये रास्ता है, जाना है अगर तो क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करना है। करना क्या है, यू मस्ट अवेयर कि ये चीज़ें पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करना है, बट नॉट टू बी डू, नहीं क्या करना है
वो उस सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सो इसमें जो पहला चीज़ आता है आपको, जस्ट वेट, सो फर्स्ट थिंग इज नॉट जस्ट अ मेमोरी, चीज़ों को रटना नहीं है। रोट लर्निंग विल नॉट हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आप बस फैक्ट रट के जा रहे हो सो इस एग्ज़ाम में आप नहीं पास कर पाओगे। सो मगअप फैक्ट्स, अवॉइड दिस कोचिंग नोट्स डिपेंडेंसी। अगर हाईली आप डिपेंडेंट हो किस चीज़ के, कोचिंग वाले नोट्स पे, दिस विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि कोचिंग वाला नोट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। ठीक है, आपको बहुत, वो अगर आपको स्पून फीडिंग करने की आदत है तो यहाँ पे हेल्प नहीं होगा। कोचिंग नोट्स पे उतना रिलाई करो, साथ में साथ क्या करोगे, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपके खुद के क्विक नोट्स होने चाहिए, और क्विक नोट्स तभी आप कर पाओगे जब आप इस चीज़ को रेगुलरिटी के साथ करोगे। टेस्ट में जो होता है आपका प्री जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो दिस विल टेस्ट योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। दिस विल टेस्ट एबिलिटी टू एलिमिनेट द ऑप्शन। मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ कि अरुणाचल प्रदेश इज मोर लाइक अ यूपीएससी। अब ये यूपीएससी जैसा क्यों बनते जा रहा है, क्योंकि इसमें भी जो ऑप्शन आते हैं आपके प्री वाले क्वेश्चन में, जो ऑप्शन आते हैं उसमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगर आपको एलिमिनेशन के बारे में पता ही नहीं है, इफ यू आर नॉट अवेयर द एलिमिनेशन टेक्निक जो कि यूपीएससी में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। सो मस्ट हैव द एलिमिनेशन टेक्निक, और एलिमिनेशन टेक्निक तभी काम करता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द गवर्नेंस एंड सोसाइटी। गवर्नेंस एंड सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश को लेके क्या है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी आ रही है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, समाज पे क्या पड़ रहा है। अगर मान लो कोई भी पॉलिसी लेके आया गया वहाँ पे, ठीक है, तो उस पर ट्राइबल पॉपुलेशन को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वुमेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आपको देखा जाए SC ST अगर है पॉपुलेशन तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सारे एस्पेक्ट को आपको देखना पड़ेगा खासकर, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अरुणाचल का है तो अरुणाचल से लेके आपको सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई भी छोटे इंसिडेंट हो रहे, इवेंट हो रहे या बड़े इवेंट हो रहे, यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट। नेक्स्ट, मेंस वाला एग्जामिनेशन। अगर प्री क्वालिफाई कर जाते हो, क्योंकि अगर प्री क्वालिफाई करोगे आप सितंबर में एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपके पास बहुत लंबा टाइम नहीं होता है जिसमें आप इस चीज़ को डील कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। अभी से आपको मेंस और प्री दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। प्री क्वालिफाई कर जाओगे, अगर मेंस नहीं क्वालिफाई करते हो तो वापस से वो लूप होल में आ जाओगे और वही साइकिल वापस से रिपीट होगा। अगर इस पूरे लूप होल से बाहर निकलना है, ठीक है, इस ट्रैप से बाहर निकलना है, तो मस्ट हैव द कमांड ओवर द मेंस ऑल्सो, ठीक है। सो मेंस और प्री दोनों को साथ में लेके चलेंगे। सो मेंस में क्या क्या किया जा सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कोर पेपर जनरल स्टडीज़, सेम एज अ यूपीएससी। यूपीएससी में भी 4 आपके पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, एंड ऑप्शनल होता है आपका ऐसे वाला पेपर होता है, एंड एक लैंग्वेज वाला पेपर होता है। तो अरुणाचल में भी लैंग्वेज वाला पेपर है, बट इट इज़ इंग्लिश वाला पेपर है जो कि सबके लिए कॉमन रहने वाला है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज, जैसे यूपीएस में आपको एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज चूज़ करना होता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। सो GS1 है आपका, GS2, GS3, GS4 जो एथिक्स वाला पेपर है, एसए का पेपर है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल जो है आपका वो नोटिफाई किया जाए आप जो ऑप्शनल चूज़ करोगे। नाउ GS1 GS2 में क्या क्या चीज़ें करनी है। GS1 अगर देखा जाए तो इसमें आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन आ जाता है, जोग्राफी आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा सोसाइटी का पेपर इसमें ही है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पेपर है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पेपर है। बट क्योंकि अरुणाचल का है स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, तो GS1 में इन सारी चीज़ों को आपको अरुणाचल प्रदेश से लिंक करना पड़ेगा। हिस्ट्री अरुणाचल प्रदेश से लिंक किया जाएगा। आगे फर्दर इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। GS2 में अगर देखा जाए तो पॉलिटी वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी क्या क्या चैलेंजेस है वहाँ पे वो हो सकता है। GS3 में आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, और जनरल साइंस भी इसी वाले में आ जाएगा। देन जनरल स्टडीज़ 4 एथिक्स वाला पेपर। ना एथिक्स वाले पेपर में आप क्या करते हो कि आप यूपीएससी वाले पूरे फ्रेमवर्क को लेके चले जाते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है क्योंकि आपका अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, सो यू मस्ट हैव द कमांड ओवर योर स्टेट वाला ऑल्सो पार्ट, ठीक है। जहाँ पर अगर कोई पर्सनैलिटी आपको अरुणाचल प्रदेश से फेमस है, जिनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन वाले सेक्टर में है, या इंडस्ट्री वाले सेक्टर में है, टूरिज्म में है, या फिर इन्वायरमेंट को लेके है, या कोई ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि आपको अरुणाचल को लेके काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच फेमस, उनकी लाइन्स कोटेशन आपको, और पब्लिक सर्वेंट में अगर है, पब्लिक सर्विस में है,
तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक दो उनके कोटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर आप नहीं पता हो तो फिर, क्योंकि आप नेशनल लेवल वाला एग्जाम नहीं दे रहे हो, स्टेट लेवल का है, सो एथिक्स वाले पेपर में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन ऑप्शनल आप पे डिपेंड करता है कि ऑप्शनल क्या चूज़ करते हो। ये भी क्लियरिटी आपको प्री से पहले हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम के बाद आप सोच रहे हो कि ऑप्शनल क्या लेना है। देन आंसर टाइप, मीन्स का एग्जामिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव होगा, काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, अप्रोच एकदम क्लियर होना चाहिए, ओपिनियन बेस्ड विद द जस्टिफिकेशन, मतलब आपकी खुद की ओपिनियन है, पूछा जाएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपके ओपिनियन पूछा जाएगा, बट योर ओपिनियन मस्ट बी जस्टिफाइड। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि कोई एक्ट और रिफॉर्म है, आपको लगता है कि गलत है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगर बोल रहे हो तो मस्ट हैव द एविडेंस, एम्पेरिकल अप्रोच होना चाहिए, वहाँ पे आप कितना उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहे हो। अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, दैट विल नॉट एक्सेप्टेड। और जस्टिफाई आप तभी कर पाते हो जब आपको क्लैरिटी होती है चीज़ों को लेके। राइटिंग स्किल्स मैटर मोर देन हाउ मच यू रीड। आप कितना भी 10 बुक पढ़ लो, 20 बुक पढ़ लो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट वन पेज, एक पेज अगर आप नहीं लिख पाते हो, अगर आपने GS1 पढ़ा, GS1 में अगर आपने सोसाइटी वाला पेपर पढ़ा और सोसाइटी से रिलेटेड आपको एक सोशल इशू पे कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता है इंडिया में या अरुणाचल प्रदेश में कैसे वर्क करता है, अगर आप उस पर वन पेज नहीं लिख पा रहे हो, इट मीन्स कि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, जिसको आप दूर तभी करोगे जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। सो मेंस इज़ ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल्स, आप कितना लिखते हो। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके अंदर नॉलेज कितना है, नॉलेज है बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका आंसर शीट जो है वही आपके लिए क्या होगा, मैटर करेगा। आपको कितना, क्योंकि आपको एज ए पर्सन कोई नहीं जानता है, जो एवेल्युएशन होता है वो आपके कॉपी के बेसिस पे होता है, एज ए पर्सन आपका मतलब नहीं बनता है। तो मस्ट हैव द कमांड ओवर योर राइटिंग स्किल। लिखना जितना है, जितना हो सके उतना आप उसको शुरू कर दो, अभी से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी टॉपिक लेते हो उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश का जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का डिमांड क्या क्या होता है, सो लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट ऑल्सो, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन का डिमांड क्या, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपकी जो सोच है वो क्लैरिटी, उसमें सोच में क्लैरिटी होना चाहिए। रेलेवेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हर एक सिचुएशन, हर एक क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश का क्या रेलेवेंस हो सकता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ये, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एज अ स्टूडेंट नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप कैसे काम करोगे, एज ए सिटीजन आप क्या किस चीज़ के बारे में गलत सही समझते हो, एज ए सिविल सर्वेंट आप क्या सोचते हो, ये अप्रोच आपका एग्जामिनेशन में भी होना चाहिए। बैलेंस्ड ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है, ठीक है, आपकी जो सोच है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को बहुत हाईली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, हो सकता है क्रिटिकल थिंकिंग आपको सवाल आएगा, बट यू मस्ट राइट अबाउट द मेरिट एंड डिमेरिट बोथ थिंग। ऐसा नहीं कि बस उसकी बुराइयाँ लिख के आ जाना है, उसमें कुछ अच्छाई चीज़ भी हो सकती है। सो बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए। एंड देन एग्जाम्पल एरिया, आपको बहुत सारे उदाहरण देने पड़े, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि गवर्नेंस इशू हो सकता है, वहाँ पे गवर्नेंस को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या क्राइसिस चल रही है अरुणाचल प्रदेश में। देन डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, जो आपका विकास है और जो आपका पर्यावरण है, दोनों के बीच में जो आपको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको लेकर अवेयरनेस होना चाहिए, कि अगर मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके वजह से वहाँ के लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, उस माइग्रेशन से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल वेलफेयर, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको लेके कौन कौन से वेलफेयर प्रोग्राम्स लाए गए हैं, उस प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न, ये सबसे बड़ा इशू है अगर अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए, और खासकर जो चाइना वाला पोर्शन है उसको लेके कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है। तो स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आपको जो वो बॉर्डर इशू है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, हाल फिलहाल में क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड देन सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट का सेंटर के साथ रिलेशन कैसा है, वो आपको जनरली बजट में देखने को मिलता है कि क्या एलोकेशन किया गया, कौन कौन से कितने फंड दिए गए। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना पड़ेगा एग्जाम्पल के फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, ये फाइनल है फेज होता है। अगर आप मेंस में कर जाते हो क्लियर, तो फिर आप यहाँ पे पहुँचोगे, और जब यहाँ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी की टेस्ट होती है, एज ए ह्यूमन बींग, एज ए सिविल सर्वेंट आप कैसे सिचुएशन को डील करोगे। एंड यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होगा आपका, दिस विल टेस्ट यू दिस विल टेस्ट योर पर्सनैलिटी, नॉट नॉलेज अलोन। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी जा रहा है, इंटरव्यू लेवल पे जो भी जा रहा है
सबके पास नॉलेज होता है, बिना नॉलेज का वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता, तो नॉलेज सबके पास है। आप एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट से कैसे अलग हो, इसका मतलब आपका पर्सनैलिटी कैसे अलग है, आपके अंदर अवेयरनेस है कि नहीं अरुणाचल के इशू को लेके, नेशनल अफेयर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको पता है कि नहीं, एथिकल डिसीजन मेकिंग, आप कितना एथिकल हो, कितना चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्लैरिटी कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्लैरिटी हर चीज़ को लेके होना चाहिए जो भी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिस इज़ द की फीचर किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सिचुएशन को कैसे डील करोगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी आपका वहीं पे चेक हो जाता है, तो अगर आप चीज़ों को इधर टिल्ट करते हो या फिर ट्विस्ट करते हो वो भी चीज़ें पकड़ी जा सकती है। सो बी ऑनेस्ट, अगर चीज़ें नहीं पता है तो से दैट कि नहीं पता है, पता है तो उसको क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना है। एंड ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग, जो छोटी चीज़ों को हम मिस कर देते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपको ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए। एज ए सिटीजन वहाँ पे कौन कौन प्रॉब्लम है, एज ए वुमेन वहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं, एज ए ट्राइब कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है, क्या वहाँ पे और इन्वायरमेंटल क्राइसिस चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अवेयर होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज APSC वर्सेस UPSC, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बार बार इसलिए बोल रही है, उस दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, या सिमिलरिटी क्या क्या है। सिलेबस के टर्म में अगर देखा जाए तो UPSC का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बट इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ अरुणाचल दैट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये थोड़ा आपको स्पेस ओरिएंटेड सिलेबस है। कंपटीशन अगर देखा जाए तो ये नेशनल लेवल पे होता है UPSC, एंड दिस विल बी द स्टेट लेवल, तो इसमें क्राउड ज़्यादा है कंपैरिजन, इसमें UPSC में क्राउड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्टेट है तो इसमें आपको आसपास वाले स्टेट वाले जो होते हैं और जो खासकर जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन वहीं पे वो लोग आपको इस एग्जाम को प्रेफर करते हैं। सो कंपटीशन आपका यहाँ पे कम है, तो चांसेस आपके लिए है, मौका आपके लिए, अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इवेल्युएशन अगर देखा जाए तो हाईली एनालिटिकल है कहाँ पे UPSC में, और यहाँ पे बैलेंस अप्रोच से काम चल सकते हैं। लोकल रेलिवेंस, लोकल चीज़ों का रेलिवेंस कहाँ पे ज़्यादा है अरुणाचल में, और UPSC में कम है। क्यों है, क्योंकि नेशनल लेवल का है तो नेशनल इशू ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंड लोकल लेवल का एग्जाम है आपका कौन सा, स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, तो इसमें ये पूछा जाएगा। सो दिस इज द कंपैरिजन जो डिफरेंसेस हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि वेयर अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल, इस पूरे एग्जामिनेशन में अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ जाता है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए, और अगर इस चीज़ को आप नहीं कमांड करते हो तो इट मीन्स दिस इग्नोरिंग टॉपिक बिकम योर रैंक सुसाइड, रैंक लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो अरुणाचल का कहाँ कहाँ वेटेज ज़्यादा है, प्री में ज़्यादा है, प्री में GS1 में आपको GS में पूरा पढ़ना पड़ेगा, CSET वाले पेपर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट GS वाले पेपर में आपके सवाल यहाँ से बनते हैं। देन मेंस वाले में GS 1 2 3 4 सब में आपको इंटरलिंक किया जाएगा, और ऐसे वाले पेपर में तो आपको एक क्वेश्चन ही हो सकता है कि अरुणाचल के ऊपर बन जाए। इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि आपको अवेयरनेस वहाँ पे जो आपका चेक किया जाएगा, आपको स्टेट के बारे में हो सकता है कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, जो कि बच्चे मतलब उनको नहीं पता होता है। जैसे आपको वहाँ का पॉपुलेशन पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है रिसेंट कोई इशू हुआ है कि नहीं, ठीक है, कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, फेस्टिवल के बारे में भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में। तो बेसिक नॉलेज भी आपका चेक होता है कहाँ पे, कभी कभार इंटरव्यू में। नाउ नेक्स्ट थिंग कि कोर डोमेन कौन कौन से हैं, कोर्स जो आपको डोमेन कहाँ पे वर्क करना है आपको। कोर डोमेन एरिया है आपका हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ट्राइब्स, कल्चर, फेस्टिवल, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, करंट अफेयर ऑफ द स्टेट। तो हिस्ट्री वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री वाले पार्ट में आपको जनरली मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्री के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, मेंस में भी आपको सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। देन ट्राइब्स, ट्राइब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कोई ट्राइब अगर न्यूज़ में तो वहाँ पे हाईली चांसेस होते हैं कि आपको उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कितने ट्राइब्स हैं, सारी ट्राइब्स आप नहीं पढ़ सकते हो, बट जो करंट अफेयर उससे इंटरलिंक कर सकते हो। कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, फूड हैबिट कैसे है वहाँ पे, जो ड्रेसेस को लेके कैसा है, फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होते हैं, फूड कल्चर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फेस्टिवल अलग से भी दिखा गया है, ठीक है। सो कल्चर वाले पार्ट में देख सकते हो कि सोसाइटी कैसा है, मेट्रीलिनियल है, जो आपको पैट्रियार्की है कि नहीं है, ये सारे पॉइंट्स को वहाँ पे देखा जाता है, मेरिट सिस्टम।
थर्ड है आपका जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ऑलरेडी मैंने बताया जोग्राफी को इंटरलिंक करना है, वहाँ का रिवर सिस्टम पढ़ना है, जिसको हम लोग आगे और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इकोनॉमी और डेवलपमेंट। इकोनॉमी में सेक्शन में अगर देखा जाए तो बजट वाला सेक्शन जो है स्टेट वाला, उसको अच्छे से डिटेल में देख लेना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कोई भी स्कीम सेंटर का हो या स्टेट का हो, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर करना है। देन करंट अफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो करंट अफेयर है। नेशनल जो है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस होना चाहिए, ऑलरेडी आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह, बट स्टेट वाला जो है उसको स्किप नहीं कर सकते। कुछ भी अगर हो रहा है तो वो आप, क्योंकि वही चीज़ें आपको एसए में भी हेल्प करेगा और वही चीज़ें आपको अदर जीएस में भी हेल्प करेगा, एंड इवन प्री में भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा जाता है। ये आपको क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस एरिया से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंटरव्यू भी यहीं से आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और यही आपको यहाँ से बाकी कैंडिडेट से डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं कि बाकी कैंडिडेट आपसे कैसे अलग है। अगर आप इस कोर एरिया पे कवर कर लेते हो तो आप बाकी कैंडिडेट से अलग हो सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, जो हमने GS1 GS2 की बात की है, सो हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका, क्या रणनीति होना चाहिए। तो फोकस एरिया ट्राइबल मूवमेंट, चाहे आपका 18th सेंचुरी है, 19th है, 20th सेंचुरी है, इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन ट्राइबल्स मूवमेंट को आपको देख के जाना है। देन इंटीग्रेशन विद द इंडिया, अब ये आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया था उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड कैसे मिलता है, क्या क्या उसके स्ट्रगल्स थे, उसमें अगर आपको देखा जाए कि दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो भी आपको लड़ाई थी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। या फिर नेशनल लेवल पे कोई भी डिसीजन लिया गया था, चाहे इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था आपको अरुणाचल पे, ये सारी चीज़ें आपको इस वाले पोर्शन में होगा। एंड देन कल्चरल डाइवर्सिटी कितना है वहाँ पे, और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन मतलब फैमिली, मैरिज, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता है वहाँ पे। अप्रोच इसमें कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कनेक्ट विद द प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम, एंड देन अवॉइड द रूट लर्निंग। बार बार रूट लर्निंग को नहीं करना है, ये अवॉइड करना है। जितना चीज़ों को रटोगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप रट की चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो। यू मस्ट हैव द कमांड, यू मस्ट हैव द क्लैरिटी। नाउ नेक्स्ट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट जो है ये आपका, अगेन देखा जाए तो GS1 में भी ज्योग्राफी है आपका। ज्योग्राफी वाले पेपर में फिजियोग्राफी, लैंड फॉर्म्स जितने हैं, अब अरुणाचल प्रदेश में प्लेट्यू है कि नहीं है, दिमाग लगाना है। प्लेन्स है कि नहीं है, माउंटेन है कि नहीं है, कितना परसेंटेज आपको प्लेट्यू है, कितना परसेंटेज माउंटेन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम रिवर सिस्टम, आपको रिवर पूरे मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसको ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए। क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, कौन सी उसमें आता है, क्लाइमेट में आता है, कोपन जो आपका क्लाइमेट सिस्टम है उसमें कौन से में इसको रैंक किया जाता है। देन बायोडाइवर्सिटी कितना है यहाँ पे, जो फ्लोरा एंड फौना है, जानवर है, जीव जंतु है, वो किस तरह के आपको मिलते हैं, कौन से एनिमल्स है, क्या है नहीं है, कौन सा स्टेट एनिमल है, ये सारी क्लैरिटी, क्योंकि मेंस में आपको ये सारी चीज़ें आपको डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, पर्यावरण को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर आप देखोगे कोई डैम प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है और पॉपुलेशन को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ रहा है, इसके अलावा कोई माइनिंग अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। एंड देन बॉर्डर जोग्राफी, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है आपको चाइना के साथ, उस वहाँ पे कौन कौन से इशू चल रहे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये आपको जोग्राफी वाले क्वेश्चन में बन जाएगा। एनवायरनमेंट को लिंक करके चलना किस चीज़ से, डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट जो आपका विकास जो हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव, उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो आपको इंटरलिंक करके चलना पड़ेगा इस वाले पेपर में। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर, टूरिज्म एंड स्किल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमी वाले सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोल, जो आपका रेल है, देन एयरपोर्ट, रोड, रोड को लेके क्या क्या, अगर कौन कौन सा आपको नेशनल हाईवे वहाँ पे है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या क्या आपको चीज़ें वहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रेलवे को लेकर क्या कंडीशन है वहाँ पे। एयरपोर्ट
रिसेंटली अगर आपको पता है तो वहाँ पे बना है, कितने आपको क्या क्या चैलेंजेस अगर एयरपोर्ट बनता है या फिर उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, वो सारी चीज़ों को देखना है। या फिर कोई स्कीम रिलेटेड है, उड़ान स्कीम के तहत इसको बनाया गया था। देन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में देखा जाए तो क्या कंट्रीब्यूशन है अरुणाचल प्रदेश का एज ए नेशनल लेवल पे क्या है, स्टेट में कौन कौन सा जो है सेक्टर अगर देखा जाए फूड प्रोसेसिंग को लेकर कौन कौन से काम किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर वाला सेक्शन देखना है कि कौन से जो स्पेसिफिक एरिया है उसको टारगेट करके वहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर को लेकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाईली पोटेंशियल स्टेट है वो, वहाँ पे हाइड्रो पावर बहुत अच्छा जनरेट हो सकता है। एनर्जी को लेकर देखा जाए, एनर्जी अलग से आपको पता होना चाहिए। देन टूरिज्म, टूरिज्म आपको देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का बैकबोन माना जाता है, और इसको अगर बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा तो उस पर सोसाइटी का, या टूरिज्म की वजह से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टूरिज्म का देख के जाना है। या टूरिज्म को लेके उसको प्रमोट करने को लेके नेशनल गवर्नमेंट ने क्या क्या, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन कौन सा स्कीम लेके आ रही है, वो आपको देखना है। देन स्किल डेवलपमेंट, ये दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्किल डेवलपमेंट को लेके कौशल विकास योजना अगर आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पे, तो वैसी कोई आपको स्कीम स्टेट गवर्नमेंट का है कि नहीं है। स्किल डेवलपमेंट को लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। एंड एट द सेम लेवल इसको स्किल डेवलपमेंट के बारे में जब भी बात करोगे तो आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ये सारे अप्रोच को लेके चल सकते हो कि लोकल लेवल पे क्या क्या किया जा रहा है, देन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या काम किया जा रहा है, देन स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे इसको किस तरह से चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। सो दिस विल बी द अप्रोच इन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट थिंग इज गवर्नेंस एंड पॉलिटी। गवर्नेंस एंड पॉलिटी में आपका फोकस एरिया विल बी पंचायती राज एंड देन ऑटोनमस काउंसिल, ट्राइबल, कस्टमरी लॉज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सो दिस विल बी द पंचायती राज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में भी पंचायती राज के बारे में पूछा जाता है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट जो आपको आया था इसकी वजह से आपको यहाँ पे कौन कौन से इम्पैक्ट आए थे, पंचायती राज को लेके जो है कोई इनिशिएटिव लिया गया, फंड्स के प्रॉब्लम में जो भी क्राइसिस है वो सारी चीज़ें उसमें देखना है। देन ऑटोनोमस काउंसिल है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश में, है तो वो किस तरह से वर्क करता है। देन ट्राइबल कस्टमरी लॉ, जो वहाँ का जो ट्राइबल लॉज है वो कौन कौन से लॉज हैं, उसको कितना जो है आपको बैकअप मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, या कुछ उसमें रिफॉर्म किए गए कि नहीं, और या फिर उसमें अगर कोई रिफॉर्म किया जाता है तो क्या आपको उसके इम्पैक्ट आ सकते हैं। देन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक सेवा है, वो कैसे वर्क करता है। देन सेम लेवल स्टेट और सेंट्रल रिलेशन, ये आपको पॉलिटी में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टैटिक पोर्शन को छोड़ देते हैं, मतलब इकोनॉमी छोड़ दिया, हिस्ट्री छोड़ दिया, दे जस्ट जंप इनटू द करंट अफेयर। करंट अफेयर पूरा दिन रात लगा के पढ़ने लगते हैं, बट वो वर्क नहीं करते, बिकॉज अगर आपको पढ़ना है तो करंट और स्टैटिक दोनों इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। अगर करंट में आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका स्टैटिक भी जाके चेक करोगे, तभी वो फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करना है करंट वाले में, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम वहाँ पे अगर एनर्जी सेक्टर को लेके आ रहा है, एजुकेशन को लेके आ रहा है, हेल्थ को लेके आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखना है। देन बजट एंड पॉलिसी डिसीजन, अब बजट आपको सेंटर का भी आता है, स्टेट का भी आता है। स्टेट वाले बजट में आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। बट सेंटर वाले बजट में भी आप क्या करोगे, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और स्पेशली अगर आप देखोगे अरुणाचल को लेके कुछ अगर है इनिशिएटिव, तो वो चीज़ें आप एक जगह लिख के रख सकते हो, उसका नोट्स बना सकते हो। देन बॉर्डर इशू, ये बहुत प्रोमिनेंट इशू है, यहाँ से एक सवाल आपका पक्का पक्का बन के आता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऑलरेडी मैंने बताया था, रेल, रोड, पोर्ट्स को लेके क्या दिक्कत है, एयरपोर्ट को लेके क्या प्रॉब्लम्स है, हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से वर्क कर रहा है, जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या क्राइसिस है, एजुकेशन एंड हेल्थ इनिशिएटिव, ये अलग से दिया हुआ है। एजुकेशन और हेल्थ को स्किप नहीं कर सकते हो। क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है हेल्थ को लेके, क्या क्या चैलेंजेस है, प्राइमरी लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखा जाए तो एजुकेशन को लेके क्या क्या क्राइसिस है, कोई पॉलिसीज किस तरह से आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में देखना पड़ेगा। एंड दिस विल बी मोर डेटा स्पेसिफिक, डेटा आपके पास होना चाहिए। विदाउट डेटा आप बस उसमें अगर बहुत सारी चीज़ें लिख के आते हो और डेटा नहीं है इसमें, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और डेटा तभी होगा जब आप उसको अच्छे से चीज़ों को देख के जाओगे। हाउ टू स्टडी, इशू बेस्ड होना चाहिए, नॉट डेली न्यूज़ ओवरलोडेड। अब ऐसा नहीं है कि डेली आप बहुत ज़्यादा कहीं से भी न्यूज़ को एक्यूमुलेट कर रहे हो, उसमें आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कौन सी चीज़ों को आपको एग्जाम के लिए रखना है और कौन सी चीज़ों को आपको दूर करना है। पॉलिटिकल चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, एज ए सिविल सर्वेंट चीज़ों को सोचना है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अब जो ये मेन प्रॉब्लम है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, और खासकर ये प्रॉब्लम उनको आता है जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जो अब तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आता है सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को वो बहुत जल्दी आप क्या हो जाते हो, मैनिपुलेट हो जाते हो। सो मैनिपुलेट नहीं होना, आपको हर लोगों के बात में नहीं आना है। यू मस्ट हैव द सम सीक्वेंस, आपकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर विदाउट प्लानिंग इस एग्जामिनेशन में आप जा रहे हो, सो दैट विल कॉस्ट यू इन द एग्जामिनेशन। सो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए और उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, जस्ट सबसे पहला स्टेप जो है आपका, अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो मैंने आपको सिलेबस पहले एक्सप्लेन कर दिया, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। एथिक्स वाला पेपर अलग से, ऐसे है। देन सिलेबस में क्लैरिटी होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि बिना सिलेबस देखे, सिलेबस को स्टिक कर लो दिमाग में अच्छे से कहीं पे, या फिर उसको रख लो नोट्स बना के, उसको दिन रात देखो सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। सिलेबस आपका जो है वो मिरर है। देन स्टडी द NCERT। बेसिक अगर आपका नहीं क्लियर है और डायरेक्टली आप एडवांस वाली बुक लेके बैठ जाते हो, तो ज़िंदगी में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो और ज़्यादा डिफिकल्ट बनते जाता है और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बेसिक पे पकड़ रखना है जो बिगनिंग करे, और जो ऑलरेडी रिपीटर हैं वो एडवांस लेवल या बेसिक में, उनका भी बेसिक जो है वो उस पर कमांड होना चाहिए। देन स्टार्ट GS कोर सब्जेक्ट। ऑलरेडी मैंने GS में कोर सब्जेक्ट बता दिया। हिस्ट्री पे पकड़ होना चाहिए, जोग्राफी पे होना चाहिए, देन आपका पॉलिटी पे होना चाहिए, इकोनॉमी पे होना चाहिए। साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, बट जनरल साइंस में ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये 5-6 सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको एकदम स्टैटिक पे कमांड होना चाहिए। देन पैरेलल अरुणाचल प्रिपरेशन। अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उस सब्जेक्ट को देखो कि उसमें अरुणाचल का क्या रोल है, उसमें अरुणाचल प्रदेश कैसे इंटरलिंक हो रहा है, तो एक उसको साथ में लेके चलना। ऐसे नहीं कि मैं पहले हिस्ट्री जो है नेशनल लेवल वाला पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद अलग से अरुणाचल के लिए पढ़ूंगा। दोनों को साथ में लेकर, मॉडर्न में कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, कोई ट्राइबल मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो संथाल आपने पढ़ लिया, कोल पढ़ लिया, बट एट द सेम टाइम आप देखो अरुणाचल में आपको ट्राइबल मूवमेंट्स कौन कौन से हुए थे उस टाइम पे। आंसर राइटिंग इनिशिएशन। आंसर राइटिंग का जो आपका प्रैक्टिस है वो प्री के साथ ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। प्री में अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से MCQ बनाना तो आपको आना ही चाहिए। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए। एट द सेम टाइम उस चीज़ को लेके आप आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं। लास्ट में रिवीजन साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, 7th वाला रिवीजन साइकिल पे वर्क करना है। जितना भी आप पढ़ते हो उसको वीक में एक दिन आप क्या करो, 7 डेज पे रिवाइज कर सकते हो, 21 डेज पे रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन इज़ मस्ट। अगर रिवीजन नहीं करते हो सो सारी चीज़ें आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो सिलेबस, NCERT, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, पैरेलल प्रिपरेशन विथ अरुणाचल, आंसर राइटिंग, एंड दिस 7 स्टेप शुड बी योर सीक्वेंस अगर आप बिगनर हो तो। एंड नो शॉर्टकट, ऐसा नहीं है कि चीज़ें अवॉइड करना है, स्मार्ट सीक्वेंसिंग होना चाहिए हर चीज़ का। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ें हैं दैट इज आंसर राइटिंग, ऑलरेडी मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। देन बॉडी आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, उसमें कोई पॉइंट है तो उसके मेरिट डिमेरिट सब पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम हर क्वेश्चन में आपको वे फॉरवर्ड लिखना होता है, जहाँ पे अगर मान लो कोई भी पूछा जा रहा है जहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चन है, वहाँ पे आपके खुद के कोई वे फॉरवर्ड्स होने चाहिए। एंड देन लोकल स्कीम आपको पता होना चाहिए, रीजनल चैलेंजेस क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेलिवेंस क्या है, प्री मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच, सबको एक साथ लेके चलना। ऑलरेडी मैंने बोला ऐसा नहीं कि पहले प्री का 6 महीने तैयारी करो फिर 2 महीने, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में टाइम पीरियड बहुत कम होता है। अगर पहले आपने मेंस के बारे में नहीं पढ़ रखा है, अगर मेंस का तैयारी नहीं कर पा रखा है, जैसे कि सितंबर में आप प्री दोगे एंड दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है, तो पहले से तैयारी नहीं है तो 2-3 महीने में आप पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए रहेगा आपको। कॉमन मिस्टेक, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो कॉमन मिस्टेक करते हो आप लोग और वो नहीं करना है। सो कौन कौन सा है, इग्नोरिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए जो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हो कि सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग किया जाएगा, तो वो परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आता है। सो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना एज सून एज पॉसिबल। स्टडिंग ओनली स्टेट बुक्स। 1-2 बुक पढ़ रहे हो और वो भी आपको उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, बुक से ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस में देखो आपको हर सब्जेक्ट को किस तरह से अलग अलग से डील कर सकते हो। लीड स्टार्ट अरुणाचल टॉपिक्स। अरुणाचल प्रदेश का एग्जामिनेशन दे रहे हो और अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप सबसे लास्ट में जाके पढ़ रहे हो, सो फिर कैसे इंटीग्रेट करोगे चीज़ों को। सो अरुणाचल के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, पूरा मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। कोचिंग डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंड नहीं करना है, कोचिंग का पढ़ना है इफ़ यू वांट, बट एट द सेम टाइम
आपका खुद का भी कोई स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग ने आपको बोल दिया कि ये पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे एंड यू ब्लाइंडली फॉलो दैट, उसको फॉलो करने लगते हो बिना क्वेश्चन किए हुए। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। पुअर रिविज़न, रिविज़न अगर नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। विनर्स अवॉइड दिस मिस्टेक अर्ली। जो विनर्स होते हैं वो पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आप विनर्स हो, ठीक है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। आइडियल डेली प्लान क्या होना चाहिए? अब क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी हो जाता है कि 6 घंटे पढ़ने 11 घंटे पढ़ने, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको एक चीज़ें 45 मिनट में समझ में आ जाती है और वही चीज़ें किसी को 2 घंटे में समझ में आती है, सो इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। आपको जल्दी समझ में आ जाती है तो 5 से 6 घंटे पढ़ो। अगर मान लो कोई वर्किंग है तो ज़रूरी नहीं कि 12 घंटे पढ़ना है। इसमें कंसिस्टेंसी मैटर करता है, रेगुलरिटी मैटर करता है कि आप कितने रेगुलर हो। अगर मान लो कि आप 3 से 4 घंटे डेली का दे रहे हो तो ये प्रॉफिटेबल है, इससे एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। बट अगर आप 5 से 6 घंटे 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन आप फिर से गैप ले लेते हो, फिर गैप ले लेते हो, तो कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि इट्स मोर लाइक अ मैराथन जिसमें आपको डेली दौड़ना पड़ेगा, डेली आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चीज़ों को रहने देते हो, नहीं पढ़ते हो, रेगुलर नहीं रहते हो, तो फिर वापस से उसमें आना, आपको फ्लो में आने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो फ्लो मेंटेन करना इज़ मैंडेटरी। और फ्लो तभी मेंटेन होगा जब आपका इंटरेस्ट रहेगा, और इंटरेस्ट तभी रहता है जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। सो मस्ट हैव द आइडियल प्लान कि कितने देर पढ़ना है। वो डिपेंड करता है आपके IQ लेवल पे, आपको कितना चीज़ें समझ में आती है। अगर वही चीज़ आपको 2 घंटे में समझ में आती है, बेसिक क्लियर नहीं है इसका मतलब। रोल ऑफ मेंटरशिप, मेंटरशिप जो है वो चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि अगर देखा जाए इसमें तो खासकर जिनका बिगनर है, स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होता, और इवन जो रिपीटर है उनको भी चाहिए होता है। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो और कहीं सच समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अगर आपको किसी से मदद लेना पड़ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। आंसर एवेलुएशन, आप खुद से आंसर अपना एवेलुएट नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज़ में अपना परफेक्शन दिखेगा। तो आंसर आप मेंटोर से एवेलुएट करवा सकते हो। वो आपको ट्रू गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि कहाँ से आप सही जा रहे हो, कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज जब ले रहते हो तो फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। एट द सेम टाइम मोटिवेशन ड्यूरिंग द लो फेजेस, जो लो फेजेस है आपका उसमें आपको मेंटोर मोटिवेट करते हैं। सो दिस इज़ अ रोल। एंड फाइनल मैसेज यही है आपका कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ अचीवेबल, ठीक है। अगर कोई किसी को लगता है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता, इसको क्लियर नहीं किया जा सकता है, तो ये दिमाग से निकाल लेना है। और बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। अगर किसी को लगता है कि कोई बहुत ही एलीट क्लास से आ रहा है, किसी का अगर मान लो कोई किसी ने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, तो ये आपका मिथ है। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, बट अप्रोच आपका सही होना चाहिए। डिसिप्लिन मैटर, आप कितने डिसिप्लिन हो ये बहुत मैटर करता है। अरुणाचल नॉलेज इज स्ट्रेंथ, आपको अरुणाचल के बारे में कितना पता है यही आपका स्ट्रेंथ बनेगा। UPSC स्टाइल प्रिपरेशन इज बोनस, अगर UPSC वाली चीज़ों पे कमांड है तो डैट विल योर बोनस, ये आपको सबसे पहले हेल्प करेगा। सो दिस इज बिल विद अप्रोच, और ये इस तरह से पूरी चीज़ें थी। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।